नमस्कार बहनों और भाइयों। आप जानते हैं कि आज विश्व हिंदू दिवस का आयोजन हो रहा है बड़े धूमधाम से पूरी दुनिया में। हम यह भी जानते हैं कि 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस मनाने का कारण यह है कि इस दिन हम यह सोचते हैं कि पूरी दुनिया भर में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कैसे हो, इस पर विशेष चर्चा होती है। और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है उस दिन हम भारत में हिंदी का कैसे विकास हो, प्रत्येक राज्य में समेकित विकास कैसे हो हिंदी का, हिंदी बोलचाल की भाषा के अलावा राजकाज की भाषा बने और प्रशिक्षण की भाषा बने, इस पर विचार होता रहता है। आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हम दोनों बातें करेंगे। भारत में कैसे इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है और विश्व में भी क्या उपयोगिता है, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले तो ये जानना जरूरी है हम लोगों को कि 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। उसका कारण यह है कि पहली बार जब 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, जिसके पहले हिंदी सम्मेलन नहीं होता था, जिसको नागपुर में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया था। उसके बाद नियम बन गया कि प्रत्येक 4 साल पर, कभी मॉरिशस में, कभी फिजी में, कभी लंदन में, कभी त्रिनिदाद टोबैगो में, इस प्रकार कार्यक्रम होता रहा है। तो 10 जनवरी वही प्रथम हिंदी दिवस के सम्मान में आयोजित किया जाता है। अब 2006 से लगातार प्रतिवर्ष ये मनाया जा रहा है। मतलब ये कि लगभग 16 वर्षों से विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक देश में जहाँ हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी लोग या फिर जो हिंदी प्रभाग है, हमारे भारतवर्ष के जो राजदूतावास हैं, उच्च आयोग हैं, वहाँ पर यह कार्यक्रम होता है ताकि उस देश में जो वहाँ के नागरिक हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वह भी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी सीख सके, इस पर प्रयास होता रहता है। अब रही बात कि हिंदी की संभावनाएं क्या हैं। लोग बराबर बोलते हैं कि साहब हिंदी का भविष्य खराब हो रहा है, लोग अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी क्यों नहीं बोलते। बात वो नहीं है। अंग्रेजी जानने या फ्रेंच जानने या पंजाबी जानने या तमिल भाषा जानने से ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी कमज़ोर हो जाएगी। हिंदी का विकास इस प्रकार होगा कि भविष्य में अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और उन राज्यों में अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या नगण्य है, बहुत कम है, 5% भी नहीं होगा। जब 5-6% लोग ही शुद्ध अंग्रेजी बोल पाते हैं तो विश्व खराब कैसे होगा। लेकिन देखना यह है कि हिंदी भाषा की इज्जत कैसे बढ़ेगी। अगर बेरोजगारी हम हिंदी के माध्यम से दूर कर पाए, लोग समझते हैं कि साहब ये हिंदी बोलने वाले ही बेरोजगारी रहेंगे, अंग्रेजी बोल रहे हैं नौकरी मिल जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब अभी मौका है, कोविड जो कोरोना बीमारी आ गई है जिसके चलते पूरी दुनिया परेशान है और लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें चीन का हाथ है या किसी और देश का हाथ है, जो भी हो, लेकिन भारत के पास ऐसी जनशक्ति है कि चाहे तो जितना उत्पादन पूरी दुनिया में हो रहा है, सारा उत्पादन भारत से हो सकता है। और भारत में तकनीक भी है और जो तकनीक नहीं है उसका हस्तांतरण दूसरे देशों से हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के लोग ही विश्व के विभिन्न विकसित देशों में जितना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कमाल हासिल कर रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े उद्यम हैं, उसके जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो सभी भारतीय हैं। भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनके हजारों हजार पेटेंट पंजीकृत हो चुके हैं। वह जानना चाहेंगे, अगर भारत सरकार उन्हें आमंत्रित करे और शुद्ध अंतःकरण से और इस मनोवृत्ति के साथ कि हाँ उनकी उपयोगिता है, उनके आने से फ़ायदा होगा,
उनकी इज्जत बढ़ेगी तो जरूर आना चाहिए। क्यों किसी दूसरे देश में काम करेंगे वो? इसलिए हिंदी के विकास के लिए उन वैज्ञानिकों का, उद्यमियों का जो भारत के बाहर है, उनकी बड़ी भूमिका है। वो तकनीक भी ला सकते हैं, तकनीक का हस्तांतरण हो सकता है। साथ ही साथ अगर भारत के विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में गुणात्मक विकास होना है, जिसके चलते बेरोजगारी रहे ही नहीं, वह भी संभव तब होगा जब विश्व स्तरीय पढ़ाई यहाँ होगी। जितने विदेशी विश्वविद्यालय हैं जिनका बड़ा नाम है, ऐसे 20-25 विश्वविद्यालय जहाँ पर नामांकन संभव नहीं है या भारत के लोग तरसते हैं कि वहाँ नामांकन हो जाता, जिनका होता है उनको बधाइयाँ दी जाती है। तो मैं उस विश्वविद्यालय को भारत में लाने की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत में ऐसे ही पहले से 1200 विश्वविद्यालय हैं जो काफ़ी हैं। उन प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापित करके और समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करके, MOU साइन करके वहाँ के प्रोफेसर्स को बुला सकते हैं। उनके तकनीकी सहयोग से हम देख सकते हैं कि जो हमारी पढ़ाने की पद्धति है या हमारी जो प्रयोगशाला है या हमारी जो लाइब्रेरी है, हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे जो गार्डन्स हैं, उसमें और क्या क्या हो सकता है जो उनमें खूबी है। और जो खूबी भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में है उसे भी हम यहाँ से आयात करेंगे और उन विश्वविद्यालयों को हम देंगे, ताकि एक गिव एंड टेक वाली बात हो जाएगी कि भाई आपकी तरफ से ये आ रहा है तो हमारी तरफ से ये जा रहा है। अब रही बात कौशल विकास की, मैं कहा था उत्पादन ज़्यादा हो, कैसे होगा? भारत के 140 करोड़ लोग, जिसमें कि 1/3 तो नौजवान हैं जिनकी उम्र से 15 से 25 साल है। आखिर इतने लोगों को कैसे हम प्रशिक्षित करेंगे? प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो फिर भार बन जाएंगे पूरे देश पर। लेकिन प्रशिक्षण बड़ा आवश्यक है, कौशल विकास आवश्यक है। उसके लिए कैसे जो हमारे प्रशिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण होगा, ताकि वो जाने कि प्रशिक्षण दिया कैसे जाता है। अगर वो नहीं जानेंगे तो बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उससे देख रहे हैं कि आप कौशल विकास मंत्रालय भी चल रहा है, उसके पहले भी कौशल विकास का कार्यक्रम होता था, लेकिन फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। हमें याद है कि 2010 और 2011 में बातें होती थी। भारत सरकार ने निश्चय किया था कि आने वाले 10 वर्षों में 55 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा कौशल विकास के क्षेत्र में, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो प्रशिक्षण का तरीका था वो ठीक नहीं था, अभी भी ठीक नहीं है। सरकारें तो आती हैं, बदल जाती हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उस पर देखना पड़ेगा। शैक्षणिक प्रणाली में अगर कोई दोष है जिसके कारण बेरोजगार पैदा हो रहा है तो कैसे हो? उदाहरण के लिए अगर हम भारत में हम समझते हैं कि कम से कम 140 में 70-75 करोड़ लोग अगर हिंदी बोलने वाले हैं, तो हिंदी भाषा के माध्यम से हमें प्रशिक्षण देंगे तो अच्छा रहेगा। आप देखिएगा कि जितना टेक्निकल ट्रेनिंग हो रही है वो इंग्लिश मीडियम से हो रही है, किताबें इंग्लिश में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किताबों को हिंदी में रूपांतरण करना पड़ेगा और जो प्रशिक्षक हैं उन्हें गर्व होना चाहिए हिंदी में पढ़ा करके, क्योंकि हिंदी में पढ़ाने में समय कम लगेगा, बच्चों को समझने में कोई समय नहीं लगेगा। अंग्रेजी में पढ़ाया जाए तो वो कुछ भी समझेंगे नहीं, सैकड़ों बार पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो परीक्षा पास करने के लिए रटा जा सकता है, लेकिन किसी उद्योग या कल कारखानों में काम करने के लिए रटने से काम नहीं चलेगा। आपको दिखाना पड़ेगा प्रायोगिक रूप से आप उसके लायक हुए कि नहीं है, चाहे वो मोटर मैकेनिक का हो या रबर टेक्नोलॉजी हो या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो या फार्मिंग हो या रिसाइकलिंग हो या आपको वेस्ट मैनेजमेंट हो, अपशिष्ट प्रबंधन हो, प्रदूषण नियंत्रण की मशीनरी को बनाना हो, पर्यावरण संरक्षण करना हो, जितनी बातें हैं, चाहे आपदा प्रबंधन की बात है, तो इन सब बातों के लिए आवश्यक है कि हम किसी प्रकार हिंदी में प्रशिक्षण प्राप्त करें, तभी जाके बात बन सकती है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुवादकों की ज़रूरत पड़ेगी, लेखकों की ज़रूरत पड़ेगी, उनका भी प्रशिक्षण हो सकता है, उससे भी रोजगार बढ़ सकता है। तो नट सेल में ये है, संक्षेप में ये बताना होगा कि ये मत समझें कि अंग्रेजी नहीं जानना है, हिंदी नहीं जानना है। हमें याद है कि वर्ष 2000 में 14 सितंबर से लेकर के और
23 सितंबर तक, यानी हिंदी दिवस के दिन से प्रारंभ होकर और डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर विश्व हिंदी संस्थान द्वारा आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन का समापन दिनकर जी के जन्म जयंती पर 23 सितंबर को किया गया। 25,000 प्रतिभागी भाग लिए थे। लोग विश्वास नहीं करते थे कि 25,000 आदमी कैसे आएंगे। ये नहीं है कि मैंने कहा कि 25,000 लोगों को एक दिन बुला लिया जाए। 10 दिनों का सम्मेलन है तो 2,500 लोग आएंगे और प्रथम सत्र में केवल 1250 लोग होंगे, द्वितीय सत्र में 1250 होंगे। तो 1250 को हॉल में रखना बहुत मुश्किल काम नहीं था। उसमें भी जो समानांतर सत्र चल रहे थे, इसके लिए हम लोगों ने 10-15 ऐसे प्रमुख स्थानों पर दिल्ली में हॉल बुक किया और किसी के रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल जब आए 8 बजे से लेकर के और रात के 8-9 बजे तक जो सभा स्थल है वहाँ पर सुबह से ही चाय नाश्ता, दिन का भोजन, शाम का नाश्ता, रात का भोजन इसलिए किया जा रहा था। लोग इतना ज़्यादा आ रहे थे कि इसी नाश्ता के बहाने बहुत लोग, ज़्यादातर कोई चाय पी रहे हैं, कोई आ जा रहे हैं, जिनके रुचि का विषय है उस पर वो बैठ रहे हैं। तो इस प्रकार ये संभव हो सका था उस समय। और उस समय उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब को करना था, लेकिन 14 सितंबर के 3 दिन पहले हमें बुलाया गया। वाजपेयी जी ने कहा कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका USA के राष्ट्रपति श्रीमान बिल जेफरसन क्लिंटन के निमंत्रण पर मैं अमेरिका जा रहा हूँ, इसलिए मैं भाग नहीं लूँगा। मुझे उद्घाटन करना था, हमने अपना पत्र भी दे दिया है, हमारा भाषण भी तैयार है, लेकिन मैं आडवाणी जी को बोल देता हूँ, आप उनसे जाके मिले। मैं कल हो के सुबह में माननीय मृदुला सिन्हा जी, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी में महिला विंग की प्रधान थी और वरीय उपाध्यक्ष भी थी, उनके साथ में गया। आडवाणी जी हंसने लगे, बताया कि साहब ये आपने हमें बुलाया नहीं। हमने कहा कि वो तो आपको बुलाते ही, लेकिन उद्घाटन उनको करना था। उद्घाटन मैं कर रहा हूँ, आपको कुछ करना नहीं है, आप केवल 50 कार्ड छपा लीजिए मेरे नाम से और हमारे यहाँ भिजवा दीजिए, बाकी आप कार्ड बांट चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर कार्यक्रम होता रहा। उद्घाटन में जो उन्होंने बात कही, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि उद्घाटन में उन्होंने कहा कि आप सभी हिंदी प्रेमी जान लें, आपको अंग्रेजी से बैर नहीं होना चाहिए, आपको बैर होना चाहिए अंग्रेजियत से। जिस दिन आप अंग्रेजी और अंग्रेजियत में अंतर समझ जाएंगे, हिंदी का विकास प्रारंभ होने लगेगा। केवल बहाना कि साहब अंग्रेजी नहीं बोलना है, हिंदी नहीं बोलना है, फ्रेंच नहीं बोलना है, सब भाषा बोलेंगे। अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमारी जवाबदारी है ये कि हम एक अगल बगल के राज्यों की भाषा सीखें। हम पंजाबी सीखें, हम बांग्ला सीखें, उड़िया सीखें, आसामी भाषा सीखें, उसी प्रकार गुजराती सीखें या मराठी सीखें, तमिल सीखें, तेलुगु सीखें या मलयालम सीखें। इस तरह का जितनी भाषाएं हैं, हो सके तो उर्दू भी सीख सकें। इस प्रकार हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और ऐसे लोग, आपकी रुचि भी अगर हो, नहीं बोल सकते हो तो भी अगर कोई तमिल के व्यक्ति जाने कि इनको भी थोड़ा ज्ञान है, तो उनको लगेगा कि हाँ साहब हम गलती नहीं कर रहे हैं हिंदी बोलकर। इस प्रकार देश प्रेम की भावना होगी, नेशनल इंटीग्रेशन की भावना होगी। इसलिए काफ़ी इसमें स्कोप है। ज़रूरत है कि हम समय समय पर इस तरह की चर्चा करें, परिसंवाद करें, जिसमें अलग अलग हम उसमें विषय रखें। चलचित्र और हिंदी, या प्रयोजन मूलक हिंदी, या विधायिका और हिंदी, न्यायपालिका और हिंदी, प्रशिक्षण और हिंदी, तकनीकी शिक्षा और हिंदी, मेडिकल शिक्षा और हिंदी, चिकित्सा सेवा और हिंदी, जितने भी विषय हैं उसको हिंदी में कैसे पढ़ाई होगी, इसमें बातें होंगी। मैं गया हुआ था शांति निकेतन एक बार, और कहा गया कि हिंदी के जो विद्यार्थी हैं वो BHU से आए थे,
वहाँ भी हिंदी की पढ़ाई होती है शांति निकेतन में। लोगों ने कहा भाई मैं क्या करूँ। दिक्कत यह है कि सबसे कम नियोजन होता है हिंदी के एमए वालों का, और जब हम लोग सड़क पे क्लासरूम से निकलते हैं तो जो दूसरी भाषा वाले लोग हैं, दूसरे विषय के जो स्नातकोत्तर छात्र हैं, वो हंसने लगते हैं, कभी कभी सीटी मारते हैं। हमने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, अब आपको अगली बार से सीटी वहीं मारेगा। मैंने विभागाध्यक्ष महोदय को, कुलपति महोदय को मैंने कहा कि आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, आपका जो करिकुलम है, हमें दिखाइए। आपके एकेडमिक काउंसिल को, विद्वत परिषद को यह शक्ति है कि आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं आपके पाठ्यक्रम में। हमने कहा कि इसका नाम रखिए आप एमए प्रयोजन मूलक हिंदी में। केवल हिंदी से काम नहीं चलेगा, प्रयोजन मूलक, जिसमें विषय अलग अलग रखिए। ये नहीं कि हिंदी में कवियों के बारे में 3-4 पेपर और गद्य के बारे में और पद्य के बारे में और व्याकरण के बारे में कर दिया और उसके बाद लोग बेरोजगार हो गए। यह तो रहेगा ही, आधा ये रहे और आधे में नई नई बातों के ज्ञान हो। इंटरनेट और हिंदी, टाइपिंग और हिंदी, शॉर्टहैंड और हिंदी, पत्रकारिता और हिंदी, इस तरह के जो सब्जेक्ट आप देंगे, ये जनसंपर्क और हिंदी। जब अगली बार ऐसा परिवर्तन हुआ तो 100% 100% लोगों को नौकरियां मिलने लगी। तो बात यह है कि क्या ज़रूरत है अभी हिंदी के उत्तरोत्तर विकास के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए। ज़रूरत है कि जो सोचने का तरीका है उसमें थोड़ा हम बदलाव ले आएं। अगर ले आते हैं तो वह दिन दूर नहीं है कि हमें आराम से हमारा काम चल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनको रोजगार मिलेगा, या उद्यमिता विकास के क्षेत्र से वो रोजगार सृजक होंगे, रोजगार याचक नहीं। ये कैसे हो सकता है, सोचना पड़े। इसके लिए हमें नए ढंग से सोचना है। इसके लिए मैं अंग्रेजी का 2 शब्द बोलना चाहूँगा, इसका हिंदी भी रूपांतरण मैं करूँगा। पहला शब्द है नियोलॉजी। मैं वैसे इकोलॉजी पढ़ाता हूँ, इसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी, लेकिन इकोलॉजी से नियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। नियोलॉजी का स्पेलिंग है NEOLOGY, नियोलॉजी। इसकी हिंदी होती है नूतन मतावलंबन। कहने का मतलब कि कोई नया डॉक्ट्रिन या नई सोच आप पैदा करते हैं नूतन मतावलंबन के माध्यम से, उसको हम कहते हैं नूतन मतावलंबन या नियोलॉजी। कहने का मतलब सोचने का जो पूरा तरीका है स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और बाद में आज तक, उसको बदलना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि हमें बहुत कुछ मिला है, लेकिन समस्याएं जो हैं वह भी शिक्षा नीति में कुछ ना कुछ दोष रहा होगा कि बेरोजगारी बढ़ रही है। 1200 विश्वविद्यालय में अगर 1000 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर 2 से 3% लोगों को ही रोजगार मिलता है, बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं, गांव में चले जाते हैं, या बेरोजगार हो जाते हैं, या फिर भूल जाते हैं नौकरी के बारे में, वो क्या करते होंगे। इसीलिए सामाजिक भार पड़ रहा है और इस तरह के लोगों को बेरोजगार रहना युवाओं को किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी जो बातें चल रही है कि रोजगार बढ़े, इसके लिए भारत सरकार भी प्रगतिशील है, राज्य सरकारें भी प्रगतिशील है, लेकिन क्योंकि नियोलॉजिकल अप्रोच, नूतन मतावलंबन की बात वहाँ नहीं है, इसलिए सोचते रहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती रहेगी। और ना बढ़े उसके लिए हमें नए सोच की ज़रूरत है। हम नए ढंग से सोचेंगे, हम शिक्षा नीति में परिवर्तन करेंगे, हम ये नारा देंगे कि भारतवर्ष में रोजगार केवल सृजक पैदा होंगे, रोजगार याचक नहीं। अभी तक है कि कोई विद्यार्थी है, उनके माता पिता या उनके अभिभावक या उनके प्रोफेसर, उनके वाइस चांसलर, उनके चांसलर, उनके कुलाध्यक्ष या उनके कुल सचिव या कोई भी आदमी या नियोजन अधिकारी, प्लेसमेंट अफसर, सभी चाहते हैं कि भाई हमारे विश्वविद्यालय का, हमारे महाविद्यालय का, हमारे विद्यालय का ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को नियोजन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कहीं पर चाकरी मिल जाए। पुराने जमाने कहा था कि उत्तम खेती मध्यम बान निखित चाकरी भीख निदान। नौकरी जो करना है यह भीख से थोड़ा बेहतर जरूर है, लेकिन उसके ऊपर जो है
अब तो खेती और बांध सब बराबर हो गया है। कहने मतलब जो एंटरप्राइज मैनेजमेंट है, उद्यमिता विकास है, उसी का भविष्य है। और आप कहेंगे कि अगर मेरे सिद्धांत पर चला जाए, सभी रोजगार सृजक पैदा हो गए, तो भारतवर्ष का क्या होगा? भारतवर्ष में उत्पादन बंद हो जाएगा, आदमी नहीं मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात हो, एक तो होगा नहीं, मेरे कहने पर भी अगर कम से कम 25% लोग, 25% लोग भी उद्यमी बने तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाकी लोग तो नौकरी करेंगे ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात होगी 100% लोग रोजगार सृजक बन जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शासक रहेंगे और उद्यमी बनेंगे, उद्यम का प्रबंधन करेंगे, और पड़ोसी देश के लोग, चीन के लोग, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, या भूटान के लोग, नेपाल के लोग, या श्रीलंका के लोग, मालदीव्स के लोग, या म्यांमार के लोग, या अफ़गानिस्तान के लोग, जितने लोग हैं, ये सभी देशों के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि भाई तुम रोजगार याचक बनो। तो हो गया, आपका मैन पावर पूरा सॉल्व हो गया। और पूरे दुनिया में फहरा रहे हैं। अगर भारत में आपको प्रशिक्षण प्राप्त हो गया, किस प्रकार एंटरप्राइज मैनेजमेंट करना है, कैसे उद्यम चलाना है, उद्यमिता विकास करनी है, और किस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं रोजगार सृजक के रूप में, तो आपकी ज़रूरत दूसरे देशों में पड़ेगी। ऐसे देश जहाँ पर आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सब ऐसे देश हैं जो देखिए साइज में भारत से बहुत बड़ा है, और आबादी वहाँ पर इतनी कम है, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इस तरह की आबादी है। तो वहाँ पर हर तरह के लोग चाहिए, रोजगार याचक भी चाहिए और सृजक भी चाहिए हर काम को करने के लिए, चाहे खेती के क्षेत्र में हो, या उद्योग के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, प्रशिक्षण के क्षेत्र में हो, दवा के क्षेत्र में हो, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो। तो देखना है कि हमें जो नूतन मतावलंबन की बात यही हो गई, नए ढंग से सोचे। और मैंने कहा था कि मैं 2 शब्द के बारे में कहूँगा। दूसरा शब्द है न्यूक्रेसी। ये न्यूक्रेसी क्या है भाई? न्यूक्रेसी की हिंदी होती है नूतन शासन। कहने का मतलब कि गवर्नेंस बाय न्यू पीपुल, जो शासन है उसमें नए चेहरे आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जवान आदमी अच्छा काम करेगा, बूढ़ा खराब करेगा, दोनों अच्छा कर सकता है, लेकिन चेहरे बदलते जाएं। नूतन शासन, अगर एक ही व्यक्ति बराबर किसी खास मंत्रालय में या किसी विभाग में या एमएलए या एमपी है, तो उनको एक किसी बातों से घृणा हो जाती है, वो चिढ़ जाते हैं, उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है, एक बायस रहता है उनको। इसलिए जो ये सिद्धांत है गवर्नेंस बाय न्यू पीपुल, मतलब नूतन शासन, नए लोगों के द्वारा शासन प्रबंधन हो, यह बहुत अत्यावश्यक है, उससे बहुत फायदा होने की संभावना है। तो मेरे समझ से इस तरह का जो प्रयोग है, इससे बातें बढ़ेंगी। तो विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आज जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर विश्व हिंदी संस्थान, जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी, उनके तत्वावधान में आयोजित किया गया है। मुझे उद्घाटन के लिए आज के विशेष समारोह में बुलाया गया, इसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे ऐसा विश्वास है कि जो बाकी प्रतिभागी होंगे, बाकी जो वक्ता होंगे, वे भी इस प्रकार की नई बातों को करेंगे, ताकि विश्व हिंदी दिवस की जो दिशा है और दशा है वह बदले, और भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके, और हिंदी भाषा में जो खूबियाँ हैं, साथ साथ जो संस्कृत में खूबियाँ हैं, इसका प्रचार प्रसार हो। जितने भी हमारे कंप्यूटर के प्रोग्रामर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन्होंने साबित किया हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी और संस्कृत भाषा में ये खूबी है कि बहुत सारी बातों को सरल ढंग से समझाया जा सकता है। तो फिर हिंदी की बात हम आगे करते रहें, और हिंदी के विकास में हर एक भारतीय और जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, सबकी बड़ी भूमिका है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि कल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, और आज मनाया गया आपको विश्व हिंदी दिवस।
इस बार तो प्रवासी दिवस नहीं हो रहा है, हर 2 साल पर होता है, अगले साल होगा, लेकिन आभासी ढंग से, वर्चुअल ढंग से पूरी दुनिया में मनाया गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी ये कार्यक्रम प्रवासी दिवस का होगा, उन्हें भी बताया जाएगा, अगले दिन वो हिंदी सम्मेलन में भाग ले और हिंदी के बारे में सोचे, तभी जा कर के पूरी दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार होगा और भारत का उत्तरोत्तर विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और डॉक्टर आधारी सिंह दिनकर विश्व हिंदी संस्थान के विकास के लिए भी अगर कोई सुझाव हमसे मांगा जाएगा तो मैं बताऊँगा किस प्रकार इसे आगे बढ़ाया जा सकता है और किस प्रकार हिंदी भाषी क्षेत्र में वहाँ के मुख्यमंत्रियों से या माननीय राज्यपालों से बात करके कैसे उनके विधानमंडल से कोई अधिनियम पारित करा करके इस उत्कृष्ट संस्थान को निगमित किया जा सकता है, उनको लेजिस्लेट किया जा सकता है, ताकि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम आगे बढ़ता रहे और उसके लिए आगे हमसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।